हेलो और आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जो विषय हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा इकोनॉमिक्स एसएससी पीवाईक्यूज पार्ट 1। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर सवीकरण हमारे पास है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। द इमेजेस टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्केट प्रकार में जो फर्म है वो दाम को कंट्रोल नहीं कर सकती? आपके विकल्प हैं मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, परफेक्ट कंपटीशन। सॉल्यूशन, परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट प्रकार है जहां पे कि पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो कार्यरत होता है। परफेक्ट कंपटीशन को हम प्योर कंपटीशन के नाम से भी पुकारते हैं, जहां पे कोई भी सीधे तौर पे कंपटीशन नहीं होता है राइवल्स के बीच में, और वो लोग लगभग एक ही तरह का सामान बेच रहे होते हैं एक ही प्राइस पे। उदाहरण के लिए यदि आप वीट या राइस मार्केट में जाएं, गेहूं या चावल के मार्केट में, तो आप पाएंगे कि वहां पे जितने भी बेचने वाले हैं वो गेहूं और चावल ही बेच रहे हैं जो कि सेम है, एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ज्यादा खरीदार और ज्यादा विक्रेताओं की वजह से जो चीजें होती हैं उसका एक प्राइस फिक्स हो जाता है जिसे हम कहते हैं सिंगल प्राइस। यानी अगर आपको एक जगह पे 100 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं उदाहरण के लिए, तो आप दूसरे विक्रेता के पास जाएंगे वो भी आपको 100 रुपए किलो ही देगा, तीसरे के पास जाएंगे वो भी आपको 100 रुपए किलो ही देगा। तो ये होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे विक्रेता या फर्म जो है वो दाम को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको अपने हिसाब से मोड़ ढोड़ नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं पर कैपिटा निकालने के लिए देश की? आपके विकल्प हैं टोटल फैमिली इनकम बाय नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज बाय टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय टोटल पॉपुलेशन। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। सॉल्यूशन, पर कैपिटा इनकम जिसको हम इनकम पर पर्सन के नाम से भी पुकारते हैं, ये एक मीन इनकम होती है इकोनॉमिक एग्रीगेट में, जैसे कि कंट्री या फिर किसी शहर का उदाहरण के लिए। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम हर सोर्स के द्वारा कमाई गई इनकम को लगभग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हर सोर्स के द्वारा कमाई गई जो इनकम है उसका जो मूल्य है वो 1,00,000 रुपए, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो 1000 है। तो अब हम इसे फॉर्मूले में डाल दें 1000 बाय, तो जो पर व्यक्ति द्वारा कमाई गई इनकम है वो 100 निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा फॉर्मुलाइज सिस्टम है ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स का जिसमें कंट्रीज जो है वो समूह बना लेते हैं और उसे हम पुकारते हैं
ऑप्शंस हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स के नाम पे, ट्रेड वेंचर्स के नाम पे, ट्रेड पार्टनर्स के नाम पे, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे। सही उत्तर देने हेतु आपके पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, ट्रेडिंग ब्लॉक्स। सॉल्यूशन, एक ट्रेड ब्लॉक उस टाइप का इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जहां पे कि हम रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी इसे पुकारते हैं, जहां पे रीजनल बैरियर्स होते हैं ट्रेड पे, टैरिफ पे और नॉन टैरिफ बैरियर्स पे, उन्हें कम करने के लिए और हटाने के लिए पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स को लेकर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 कंट्री हैं, एक्स, वाई और जेड। कोई सामान अगर एक्स से वाई में जाता है तो यहाँ पे टैक्स लगता है, कोई सामान वाई से एक्स में आता है तो यहाँ पे टैक्स लगता है, कोई सामान एक्स से जेड में जाता है तो यहाँ पे टैक्स लगता है, कोई सामान जेड से वाई में जाता है तो यहाँ पे टैक्स लगता है। लेकिन अगर ये लोग ट्रेडिंग ब्लॉक बना लेते हैं, यानी एक्स वाई जेड एक साथ एक ब्लॉक में आ जाते हैं, तो इन देशों के अंतर्गत जो भी आदान प्रदान होगा चीजों का, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसे ही हम कहते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स, यानी कि देशों का वो समूह जो कि एक एग्रीमेंट के तौर पे, एक अनुबंध के तौर पे साथ आए हुए हैं और अंतर्गत आदान प्रदान पे टैक्सेस नहीं लगाते। वहीं पे अगर यहाँ कोई दूसरा देश है, मान लेते हैं ए, अगर ए कोई सामान एक्स वाई जेड में भेजता है या एक्स वाई जेड से कोई सामान ए में जाता है, तो यहाँ पे जो टैक्स है वो लगेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो एक्स वाई जेड के ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा नहीं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेथड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं नेशनल इनकम निकालने में? ऑप्शंस है एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, मैट्रिक्स मेथड, इनकम मेथड। सही उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सही उत्तर है सी, मैट्रिक्स मेथड। सॉल्यूशन, नेशनल इनकम किसी भी देश की निकाली जा सकती है 3 अल्टरनेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करके। पहला है प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड में नेशनल इनकम जो है उसे हम निकालते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देख के, जिसमें कि जो मनी वैल्यू है अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक देश में उत्पादित किए गए हैं एक साल के दौरान, उसे लिया जाता है कैलकुलेशन। दूसरा, इनकम मेथड। इस मेथड में जो नेशनल इनकम है उसे हम निकालते हैं फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम के तौर पे, जहां पे 4 फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के, उत्पादन के, उनको हम साझा करते हैं, जैसे कि लेबर, कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में जो नेशनल इनकम है उसे हम निकालते हैं एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। जीडीपी जो है वो सम टोटल होता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है, जैसे कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के ही द्वारा कमाई गई इनकम को लिया जाता है, या कह सकते हैं उन दोनों के द्वारा ही जो खर्चा किया गया है उसे नापा जाता है। वहीं पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उन्हें आपस में माइनस करके नेट एक्सपोर्ट्स को निकाल के उसे उसमें जोड़ा जाता है। तो ये 3 तरीके होते हैं। मैट्रिक्स मेथड जो है वो कोई तरीका नहीं है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का या उसे निकालने का। दूसरा प्रश्न है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है भारत की उसे कौन बनाता है? विकल्प है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्पष्टीकरण या सॉल्यूशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का एक केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाकर उसे कंट्रोल करता है और मुख्यतः ये भारतीय मुद्रा की कीमत को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इसने अपना कार्य जो था वो 1 अप्रैल 1935 में प्रारंभ किया था जब ब्रिटिश काल था भारत में, और इसको स्थापित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। याद रखिएगा जब आरबीआई को स्थापित किया गया था उस समय ये कोलकाता में था। बाद में 1935 में इसको स्थापित किया गया। बाद में 1937 में इसको कोलकाता से बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया, और अभी तक भी बॉम्बे जो है वहीं पे आरबीआई का हेडक्वार्टर है। और हम जानते हैं कि बॉम्बे को अब मुंबई के नाम से जाना जाता है जो कि राजधानी है कहाँ की, महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम देखते हैं कि जब आरबीआई को स्थापित किया गया तो एक प्राइवेट संस्थान था, लेकिन 1949 में आजादी के बाद इसको राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज कर दिया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1939 के तहत। अगला प्रश्न है कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस हैं शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड या ट्रेजरी बिल। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, ट्रेजरी बिल। सॉल्यूशन। टी बिल्स जो हैं उसको जारी किया जाता है शॉर्ट टर्म मिसमैचेस को पूरा करने के लिए जो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर में होती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट खर्चा कर रही है 10,000 करोड़ का, लेकिन जो कमाएगी वो सिर्फ 8,000 करोड़ ही होंगे। तो यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां पे लगभग लगभग 2,000 करोड़ का मिसमैच है या घाटा है। तो इस 2,000 करोड़ को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कई सारे शॉर्ट पे बिल्स मार्केट में लॉन्च कर देगी। जैसे हम मान ले अगर 1 करोड़ एक ट्रेजरी बिल की कीमत है तो लगभग ऐसे 2,000 ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो बाजार में जारी किए जाएंगे ताकि जो सरकार का ये घाटा है ये पूरा हो जाए। और वहीं पे अगर ये लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के लिए हो यानी ज्यादा टाइम के लिए हो तो हम इसे गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं या जी सैक भी कहते हैं। तो अगर कम ड्यूरेशन के लिए है तो ट्रेजरी बिल, अगर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए है तो डेटेड सिक्योरिटीज। दोनों एक ही चीज है, फर्क सिर्फ टेन्योर का है या समय का है। WTO बेसिकली प्रमोट करता है, विकल्प है फाइनेंशियल सपोर्ट, ग्लोबल पीस, यूनिलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, मल्टीलेटरल ट्रेड। सॉल्यूशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया की इकलौती ऐसी ग्लोबल अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि
मुख्यतः आपके कार्य करती है, जो नियम है व्यापार को लेकर देशों के बीच में, उसके लिए डब्ल्यूटीओ के पास कई सारे कार्य हैं करने के लिए, जैसे जो वैश्विक तरीका है व्यापारिक नियमों का, उसकी देखरेख करना। वहीं पे ये एक मीडिएटर के तौर पे, बिचौलिए के तौर पे भी काम करती है कई सारे व्यापारिक अनुबंधों में। साथ ही साथ अगर देशों में जो इसके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उन देशों में कोई भी व्यापारिक चुनौतियां हैं या डिस्प्यूट है, उसको भी सॉल्व करने में डब्ल्यूटीओ जो है वो कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस मार्केट कंडीशन में जो फर्म्स हैं उनके पास एक्सेस कैपेसिटी आती है? विकल्प है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ड्यूओपॉली, ओलिगोपॉली। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सॉल्यूशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जहां पे बहुत सारे विक्रेता या फर्म्स होते हैं जो कि अलग तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के काफी क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये कोर्से गवर्नमेंट सिस्टम में होता है, जहां पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो गवर्नमेंट ग्रांटेड मोनोपोली में आता है। उदाहरण के लिए यदि आप मोबाइल फोन के मार्केट को देख लें, तो मोबाइल फोन के कई सारे ब्रांड बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी। अगर आप इन ब्रांड्स को देखें तो ये एक तौर पे एक मोबाइल फोन का ही व्यापार कर रहे हैं, जिसका कार्य आपको दूर संचार प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेकिन जो मोबाइल फोन होते हैं वो अलग होते हैं, या तो साइज में, शेप में, फीचर्स में, या कलर में। तो यदि आप सैमसंग को चुनते हैं तो आप आसानी से एप्पल पे भी जा सकते हैं, आप वन प्लस पे भी जा सकते हैं, आप रेडमी पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको मोबाइल फोन दे रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट है वो सेम है, लेकिन वो अलग कैसे है? साइज में, शेप में, या फीचर्स में। तो ये होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पे जो सामान है वो एक ही होता है, लेकिन साइज, शेप, फीचर्स के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राइस थ्योरी को हम एक और नाम से पुकारते हैं। विकल्प है मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सॉल्यूशन, प्राइस थ्योरी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है, विषय है इंडिविजुअल्स का, हाउस होल्ड्स का, फर्म्स का, और किस प्रकार से वो अपनी जिंदगी के निर्णय लेते हैं, और इसी के साथ किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली जो बाजार है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन पे लागू किया जाता है, जो कि या तो किसी इंडिविजुअल से या फिर कोई छोटे मोटे इकोनॉमिक इशू से निकल रही होती। अभी के समय जो भारत है वो निम्नलिखित में से किस चीज का पालन कर रहा है? विकल्प है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, पैक्ड अप एक्सचेंज रेट, पैक डाउन एक्सचेंज रेट। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सॉल्यूशन, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो रिजाइम है जहां पे करेंसी के जो प्राइस है वो
फॉरेक्स मार्केट, जिसे हम कई बार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से पुकारते हैं, उस पे बेस्ड होता है, जिसमें हम सप्लाई और डिमांड को एक दूसरे करेंसी से जोड़ के देखते हैं। जो करेंसी है जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करती है, उसे हम फ्लोटिंग करेंसी कहते हैं। यानी जो बाजार में उस करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई है, उसके अनुरूप ही वो कार्य कर रही हो। जैसे मान लीजिए अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। उसी के विपरीत डिमांड कम है पर सप्लाई ज्यादा है, जो वैल्यू है वो गिरेगी। अगला प्रश्न है कि नेशनल इनकम क्या होता है। विकल्प है नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। विकल्प स्पष्टीकरण। नेशनल इनकम जो है वो कंट्री की टोटल वैल्यू को दर्शाता है, जो फाइनल आउटपुट है न्यू गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि एक साल के दौरान उत्पादित किए गए। जैसे मान लीजिए अगर 100 यूनिट्स को बनाया गया है जिनका दाम 100 रुपए है, तो नेशनल इनकम 10,000 हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो एक साल में बनाई गई चीजें वो और उनका जो मूल्य है वो, इनका गुणा करके जो भी अमाउंट आएगा वो होगी नेशनल इनकम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एजेंसी के द्वारा रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक आउटलुक 2009 से 2010 का। विकल्प है प्लानिंग कमीशन, पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। स्पष्टीकरण। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो होती है प्राइम मिनिस्टर की, जिसे हम पीएमईएक्स के नाम से भी जानते हैं, ये एक गैर संवैधानिक या फिर कहें गैर स्थापित और साथ के साथ एक स्वतंत्र बॉडी है, जिसको बनाया गया है ताकि वो इकोनॉमिक एडवाइस दे सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासकर जो भी प्रधानमंत्री होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको। ये काउंसिल जो है ये हाईलाइट करती है कई सारे की इकोनॉमिक इश्यूज को जो कि देश द्वारा फेस किए जा रहे हैं, और इन इश्यूज को संभावित करती है भारतीय सरकार से, बिना किसी पक्षपात व्यू पॉइंट के साथ। अगला प्रश्न है भारत और यूएस ने निर्णय लिया है एक एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने का, वो किस चीज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शंस है व्यापार और निवेश से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, ट्रेडिशनल नॉलेज से, या ऑल ऑफ द अबव से। सही उत्तर देने हेतु आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है डी, ऊपर वाले सभी, ऑल ऑफ द अबव। स्पष्ट स्पष्टीकरण। भारत और यूएस ने डिसाइड किया है एक अनुबंध को फाइनलाइज करने का, जो कि आपका जुड़ा हुआ है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, ट्रेडिशनल नॉलेज से। अगला प्रश्न है, अ वांट बिकम्स अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय द। विकल्प है एबिलिटी टू परचेज, नेसेसिटी टू बाय, डिजायर टू बाय, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, एबिलिटी टू परचेज। सॉल्यूशन। अ वांट बिकम्स अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय द एबिलिटी टू परचेज। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, उनके पास 100 रुपए हैं और वो किसी चीज को देख रहे हैं जो कि 1000 रुपए की। तो यहां पे जो उनकी एबिलिटी है इस चीज को खरीदने की वो काफी नहीं है, तो ये होगा डिजायर, यानी ये इनकी इच्छा है कि काश ये चीज मेरे पास होती। वहीं पे इनके पास 100 रुपए होते हैं, अगर इन्हें कोई चीज पसंद आती है जो 50 रुपए की है या 100 रुपए की, यानी उस दाम में है जो दाम ये चुका सकते हैं, तो ये आएगी डिमांड। यानी कि अब ये इनकी डिजायर नहीं बल्कि इनकी मांग। तो मान लीजिए, याद रखिएगा, डिमांड तभी हो सकती है जब व्यक्ति की एबिलिटी हो, उसकी काबिलियत हो उस चीज को खरीदने की। अगर उसकी काबिलियत नहीं है तो वो सिर्फ डिजायर्ड होती है। अगला प्रश्न है, द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइन्ड बाय, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दिए गए थे। विकल्प है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, रैगनर नॉर्स के द्वारा, रैगनर फ्रिस्क के द्वारा, जे एम कैनिस के द्वारा। सही उत्तर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, रैगनर फ्रिस्क। स्पष्टीकरण। रैगनर एंटोन काइटल फ्रिस्क ये एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे और साथ के साथ को रेसिपिएंट थे फर्स्ट नोबेल मेमोरियल प्राइज के इकोनॉमिक साइंसेज 1969 में, जैन टिंगरबन के साथ में। इन्हें जाना जाता है कि इन्होंने डिसिप्लिन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स को भी जोड़ा था और साथ के साथ जो पेयर टर्म्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनका भी आविष्कार या उच्चारण किया 1933 में। अगला प्रश्न है कि जो पीरियड होता है इन्फ्लेशन का, उसमें जो टैक्स रेट है या जो कर दर है वो क्या होनी चाहिए। विकल्प है बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए या फिर ऊपर नीचे होनी चाहिए। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, बढ़नी चाहिए। सॉल्यूशन। इन्फ्लेशन कहा जाता है उस समय को जब जो नॉर्मल प्राइस लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाए लंबे समय तक। काफी महीनों तक वो बढ़ा रह सकता है, साल तक बढ़ा रह सकता है। ये जो है ये जीने की लिए जो खर्चा पानी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, उसका प्राइस बढ़ा देता है।
साथ के साथ जो परचेजिंग पावर है यूनिट ऑफ करेंसी की, उसे भी घटा देता है। जैसे मान लीजिए अगर पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, तो इन्फ्लेशन के दौरान वही चीज 150 रुपए की हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो व्यक्ति पहले 200 रुपए में दो चीजें खरीद पा रहा था, वो अब 150 रुपए में केवल एक ही चीज खरीद पाएगा। यानी जो परचेजिंग पावर थी वो कम होगी। वहीं पे जीवन यापन के लिए व्यक्तियों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, जो टैक्स रेट है वो जो मनी सप्लाई है उसको कम कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर लोगों के पास पहले 1 लाख रुपए पहुंच रहा था, अब वहीं पे अगर उनके पास 80 हजार रुपए पहुंचते हैं, तो जब उनके पास पैसे कम पहुंचेंगे तो वो खर्च भी कम करेंगे, और जब खर्च कम करेंगे तो जो डिमांड है चीजों की वो अपने आप ही गिरने लगेगी। और जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा, डिमांड का नियम जो है, जो कहता है कि जब भी डिमांड बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे, वो यहाँ पे कार्य करता है। अगर डिमांड बढ़ रही थी तो दाम बढ़ रहे थे, लेकिन जब डिमांड कम होगी तो दाम भी अपने आप कम आ जाएंगे। यानी जो चीज पहले 150 रुपए की हो रखी है वो वापस से 100 की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है भारत में? विकल्प है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भारत का सबसे बड़ा टैक्स पेइंग सेक्टर है। मुख्यतः अर्थव्यवस्था में तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर आता है हमारा टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में मुख्यतः आते हैं आपके एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी, माइनिंग, खनन वगैरह, फिशिंग, मत्स्य पालन, या फिर आपका कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि आपकी ज्यादा शारीरिक मेहनत लगती है, वो सभी आते हैं आपके प्राइमरी में। सेकेंडरी में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, यानी उत्पादन के क्षेत्र। अब ये दो तरीके से होता है, या तो इंटरमीडिएट गुड्स, यानी जो अभी अंतिम ग्राहक को नहीं बेचे जाएंगे बल्कि और आगे उत्पादन में इस्तेमाल होंगे, या फिर फिनिश गुड्स, यानी वो गुड्स जो कि अब सीधा अंतिम ग्राहक को इस्तेमाल के लिए दे दी जाएंगे। टर्शरी सेक्टर में आते हैं आपके सर्विसेज, जिसमें कि आपकी कोई भी प्रकार की सर्विस होगी, जैसे कि बैंकिंग, आपका रिटेलिंग, हॉस्पिटलिटी या हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सब। तो जो भारत में सबसे ज्यादा टैक्स आता है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर से, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इट आउट टू बी, यानी इकोनॉमिक्स क्या होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? विकल्प है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के लिए, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए, फिजिकल इकोनॉमिक्स के लिए। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। स्पष्टीकरण, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो कि विपरीत है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के, ये पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो कि बताता है वैल्यू और नॉर्मेटिव जजमेंट्स को, कि किस तरीके से इकोनॉमिक फेयरनेस होनी चाहिए और क्या इकोनॉमी का आउटकम या गोल होना चाहिए। जो आप इस तरह समझ सकते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक आइडियलिज्म की बात करता है,
यानी आदर्शवादी चीजों की बात करता है। वहीं पे जो पॉजिटिव इकोनॉमी है वो आपका रियलिटी की बात करता है, यानी क्या हो रहा है। जैसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपने बोल दिया कि 10,000 रुपए हर एक घर की आय होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में अगर वो सिर्फ 8,000 रुपए है तो ये होती है रियलिटी और ये होता है आइडियलिज्म। प्रश्न है कि जो प्राइस है पर्सन का वो बढ़ जाए कंजप्शन ऑफ कमोडिटी के मुकाबले, तो उसे हम कहते हैं, विकल्प है प्राइस, प्रॉफिट, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, प्रोड्यूसर सरप्लस। स्पष्टीकरण कि अगर किसी पर्सन ने ज्यादा पैसा पे किया जो कंजप्शन है कमोडिटी का उसके मुकाबले, तो उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने एक चीज बनाई जिसकी जो कंजप्शन है वो 100 रुपए की है, लेकिन बाजार में वो चीज 150 रुपए में उपलब्ध है और यहाँ पे एक कंज्यूमर ने वो चीज खरीद के इस्तेमाल भी कर ली। तो कंज्यूमर ने उसके लिए कितने रुपए दिए? 150। लेकिन चीज कितने की थी? 100 रुपए की। तो जो 50 रुपए यहाँ पे अतिरिक्त दिए गए वो 50 रुपए प्रोड्यूसर का फायदा है। वहीं पे कंज्यूमर सरप्लस में क्या होता है कि यदि कोई चीज 150 रुपए की थी लेकिन कंज्यूमर को सिर्फ 100 रुपए में मिल गई, तो जो बचे हुए 50 रुपए हैं वो फायदा माना जाता है कंज्यूमर का। तो यही एक डिफरेंस है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस में। अगला प्रश्न है कि जब भी यहाँ पे कोई औपचारिक चेंज होता है एक्सचेंज रेट में घरेलू मुद्रा का, तो उसे हम कहते हैं, विकल्प है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डिफ्लेशन। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है रीवैल्यूएशन। सॉल्यूशन, जब भी कोई औपचारिक चेंज होता है एक्सचेंज रेट में घरेलू करेंसी का, तो उसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। जैसे मान लीजिए अगर एक अमेरिकी डॉलर 83 भारतीय रुपयों के बराबर है और बाद में एक अमेरिकी डॉलर हो जाता है 80 भारतीय रुपयों के मुकाबले, तो यहां पे क्या हुआ? 3 रुपए का एक फर्क देखने को मिलता है। तो इसी को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन केस कब होता है कि मान लीजिए एक अमेरिकी डॉलर 83 भारतीय मुद्राओं के बराबर था, अब एक अमेरिकी डॉलर 70 भारतीय मुद्राओं के बराबर रह गया। तो ऐसे में क्या हुआ? जो भारतीय मुद्रा है उसका जो दाम है वो बढ़ता जा, यानी पहले आपको अगर 83 रुपए दे के $1 प्राप्त हो रहा था, या आपको 70 रुपए दे के ही $1 प्राप्त हो जाएगा, यानी आपको 13 रुपए की बचत होगी। ये होता है एप्रिसिएशन। वहीं पे डेप्रिसिएशन केस क्या होता है कि अगर पहले एक अमेरिकी डॉलर 70 भारतीय मुद्राओं के बराबर था और वहीं पे अब एक अमेरिकी डॉलर 83 भारतीय रुपयों के बराबर हो गया, तो यहाँ पे आपको 13 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे $1 उत्पादन के लिए। तो ये होता है डेप्रिसिएशन और ये होता है एप्रिसिएशन। इन्फ्लेशन रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ, विकल्प है पेंशनर्स, पुअर, मिडिल क्लास, रिच। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त।
सही उत्तर है डी, रिच। स्पष्टीकरण, इन्फ्लेशन जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट करती है पैसे और स्मृति को अमीरों के फेवर में। अगला प्रश्न है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था किस बजट के दौरान? विकल्प है साल 2003 से साल 2004 के दौरान, साल 2004 से 2005 के दौरान, साल 2005 से 2006 के दौरान, साल 2006 से 2007 के दौरान। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, 2005 से 2006 के दौरान। स्पष्टीकरण, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एक फंडामेंटली टैक्स है जो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ता है उन बेनिफिट्स के दौरान जो कि वो अपने एम्प्लॉयज को देता है। ये एक सेपरेट इनकम टैक्स होता है और इसे कैलकुलेट किया जाता है टैक्सेबल वैल्यू पे फ्रिंज बेनिफिट्स के। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 से 2006 के बीच में। अगला प्रश्न है कि जो खरीदारी है शेयर्स और बॉन्ड्स की एक इंडियन कंपनी के किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा, उसे हम क्या पुकारते हैं? विकल्प है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एनआरआई इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट जो होता है सिक्योरिटीज में, फंड्स में, किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट के द्वारा, उसे हम कहते हैं फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न है, मोनोपोलिस्ट जो होते हैं वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कर सकते हैं जो कि निर्भर करता है किन चीजों पे? विकल्प है सप्लाई इलास्टिसिटी पे, डिमांड इलास्टिसिटी पे, या फिर डिमांड के नियम पे या सप्लाई के नियम पे। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सॉल्यूशन, जो एक्ट होता है सेलिंग का सेम आर्टिकल प्रोडक्ट को एक सिंगल कंट्रोल के अंदर लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं बायर से, उसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। जो इंफॉर्मेशन होती है प्राइस वर्सेस डिमांड पे, इसका इस्तेमाल बिजनेस द्वारा किया जा सकता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज 100 रुपए की है, एक व्यक्ति से 150 रुपए ले जाते हैं और वहीं पे एक व्यक्ति को वो चीज 100 में बेची जाती है और वहीं एक व्यक्ति को वो चीज 80 रुपए में बेची जाती है। तो यहाँ पे सेम ही चीज के लिए अलग अलग दाम लिए गए हैं, इसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो एक महत्वपूर्ण फीचर है किसका? विकल्प है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ड्यूल इकोनॉमी। सही उत्तर देने हेतु 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सॉल्यूशन, इकोनॉमिक प्लानिंग एक महत्वपूर्ण फीचर है सोशलिज्म का। ये मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है प्लान इकोनॉमी का, जहां पे इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो सोवियत यूनियन के द्वारा प्रेरित किया गया था। इसी के साथ हमने कर लिया है इसे समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।